वेलकम बैक टू माय चैनल अंजना एसआर विद डॉक्टर। और आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर डीसी गुप्ता सर, जो कि चेस्ट फिजिशियन हैं और अभी नारायणा मल्टी स्पेशलिटी जयपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है लंग्स में इन्फेक्शन के टॉपिक को हमने उठाया है कि लंग्स में जो इन्फेक्शन है वो क्या चीज है। तो सबसे पहले तो सर वेलकम, हमारे चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अंजना जी। अभी हम बात करें तो फेफड़ों का इन्फेक्शन, अभी रिसेंटली हमने देखा है कि जो कोविड का इरा है इसमें सबसे ज्यादा इसने लंग्स को अफेक्ट किया है, हमारे फेफड़ों को अफेक्ट किया है। तो फेफड़ों का इन्फेक्शन कई तरीके का हो सकता है। फेफड़ों में हमारे निमोनिया हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, एक दूसरी डिजीज है जिसको हम ILD कहते हैं, वो हो सकती है। फेफड़ों में पानी भरना हो सकता है, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। ऐसे फेफड़ों की कई तरह की जो बीमारियां हैं, फेफड़ों में सूजन आना, ब्रोंकाइटिस, ये हो सकता है। इस तरीके से फेफड़ों में कई प्रकार के इन्फेक्शन हो सकते हैं। अच्छा सर, इसमें फेफड़ों का जो इन्फेक्शन है, लंग्स के इन्फेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? फेफड़ों के इन्फेक्शन की अगर हम इसमें बात करें तो फेफड़ों का इन्फेक्शन सबसे पहले तो जो मोस्ट कॉमन हम जानते हैं कि एक ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। अगर हम टीबी की बात करें तो जो टीबी का जो बैक्टीरिया है वो अपने आप में एक तरह का निमोनिया होता है। तो ये एक तरह का निमोनिया है। निमोनिया भी कई तरीके के होते हैं, जिसमें अगर हम बात करें, निमोनिया हो सकता है बैक्टीरियल हो, वायरल हो, फंगल हो, पैरासिटिक हो या हेलमिंथ वगैरह और कोई इन्फेक्शन हो। अगर हम बैक्टीरियल की बात करें तो बैक्टीरियल में जैसे हमने अभी देखा, इसमें ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, सिंपल निमोनिया हो सकता है जिसमें किसी भी तरह का बैक्टीरिया हो सकते हैं, क्लेब्सिला हो सकते हैं या दूसरी तरह के हो सकते हैं। फंगल में हम देखें तो फंगल जो निमोनिया होता है उसमें एस्परजिलस होते हैं और दूसरे तरह के जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं। फंगल इन्फेक्शन मतलब जैसे अपन कई बार देखते हैं शरीर पे सफेद सफेद दाग हो जाते हैं, जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं। ये फंगल इन्फेक्शन हमारे लंग्स में भी हो सकते हैं। एस्परजिलोमा जो बहुत मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है वो एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। तीसरी हम बात करें तो वायरल इन्फेक्शन की हम बात करें। वायरल इन्फेक्शन में जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, कोविड एक वायरस है। कोविड वायरस है तो इसको हमने बहुत कॉमनली अभी देखा है, कोविड से सब लोग परिचित है। कोविड इन्फेक्शन हो सकता है। और कुछ साल पहले हमने देखा था स्वाइन फ्लू, H1N1, वो भी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है। अगर हम सामान्य फ्लू की बात करें तो फ्लू भी एक वायरस है जो कि इन्फेक्शन हो सकता है। फिर मैंने आपको बताया कि पैरासिटिक इन्फेक्शन, जो कीड़े होते हैं जो पानी में पाए जाने वाले, जिनसे कई बार बच्चों को दस्त वगैरह हो जाते हैं, ये इनका भी एक हिस्सा फेफड़ों में पहुंच के फेफड़ों का इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। उसमें लिवर एब्सिस, जो कि वहां जाके इनमें इन्फेक्ट कर सकते हैं, अमीबिक लिवर एब्सिस जिसको हम बोलते हैं। और दूसरे होते हैं जिनमें पेट के कीड़े पड़ जाते हैं, पेट से लटें निकलती हैं, इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं। हेलमिंथ इन्फेक्शन, एस्केरिस हो गया या स्ट्रोंजिलोइटिस हो गया, इस तरह के कोई भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। ये भी हमारे फेफड़े को प्रभावित कर सकते हैं। फिर हम दूसरी अब बात करें तो दूसरी तरह की जो डिजीज है इन्फेक्शन में, उसमें हमारे हो सकती है ILD, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। ये इन्फेक्टिव नहीं होती है पर एक तरह से इनमें फेफड़ों में सिकुड़न आ जाती है, तो जिनको हम फाइब्रोसिस भी कहते हैं। पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस भी होता है और अदर देन दूसरी डिजीज की वजह से भी फाइब्रोसिस होता है। तो इस तरह के इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। एक होता है हमारा एक अस्थमा, कुछ पेशेंट्स में हमारे अस्थमा भी होता है, जिसमें सांस की नलियों में सिकुड़न पैदा होने से सांस में परेशानी होती है, पेशेंट को सांस लेने में परेशानी होती है, सामान्य भाषा में जिसको हम दमा कहते हैं। तो ये एक संभावना हो सकती है। जो लोग बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं या धुएं के संपर्क में रहते हैं या ज्यादा चूल्हा के संपर्क में आते हैं या फिर पराली जो खेतों में जलती है उसके संपर्क से भी ये एक इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको हम COPD कहते हैं। तो इसमें भी सांस में इन्फेक्शन हो सकता है। इस तरीके से हमारी ये कुछ तरह के इन्फेक्शन है जो बहुत मोस्ट कॉमनली है, और भी कई तरह के हो सकते हैं जो कि रेयर हैं। तो इसका लक्षण क्या होंगे सर, जो इन्फेक्शन होता है लंग्स के अंदर? इसके लक्षण कैसे होंगे, कैसे पता करें कि ये लंग्स का इन्फेक्शन हो गया है? ठीक है, अभी हम दो तरह के इन्फेक्शन की बात करें। एक तो जो है इन्फेक्टिव है, जिनमें फीवर आता है, पेशेंट को फीवर आता है, लेकिन जिनमें फीवर नहीं आता है।
तो जिनमें मोस्ट कॉमनली फीवर आता है उनमें अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, अस्थमा के साथ में अगर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन है तो पेशेंट को हो सकता है। तो उसके साथ में उसको पेशेंट को बुखार आएगा, उसको खांसी होगी, उसको सांस में तकलीफ होगी, उसको चेस्ट पेन होगा पेशेंट को, कफ आ सकता है, कफ सूखा या गीला किसी भी प्रकार का हो सकता है, अस्थमा होगा सूखा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस होगा सूखा हो सकता है, या निमोनिया होगा तो उसमें गीला कफ हो सकता है, कफ के साथ में बलगम आना, गीला कफ का मतलब कफ के साथ में बलगम आना, या फिर कफ के साथ में खून आ सकता है, खून फ्रेश रेड भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, या चॉकलेट कलर का भी इस तरह का जो जमा हुआ खून है वो भी आ सकता है। दूसरे इन्फेक्शन की जो हम बात करें या उनको नॉन इन्फेक्शियस कहें, इन्फेक्शन के बजाय हम नॉन इन्फेक्शियस, जो इन्फेक्टिव नहीं होती है, एक से दूसरे में संक्रामक नहीं होती है, उनकी हम बात करें तो हमने अभी बात की जैसे ट्रॉमा हुआ, ट्रॉमे की वजह से भी हमारे इन्फेक्शन हो सकता है, कोई रिफ्रैक्चर हो सकता है, ये वाली चीज हो गई। हमने आईएलडी के बारे में बात किया। आईएलडी में क्या होता है कि पेशेंट को बुखार वगैरह नहीं होती है पर उसको सांस की तकलीफ होती है और समय के साथ सांस की तकलीफ बढ़ती चली जाती है, उनको सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी होती है, चलने में परेशानी होती है, जो उनके हम उम्र के लोग हैं उनके साथ बराबर चलने से वो पीछे रह जाते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है। अगर हम कैंसर की बात करें तो पेशेंट्स को चेस्ट पेन हो सकता है, कफ में ब्लड आ सकता है, वो फीवर में भी, फीवर के साथ भी हो सकता है, नॉन फीवर के साथ भी हो सकता है, जो चेस्ट में जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं गांठ आना होता है, तो इस तरह का हो सकता है। तीसरे की हम बात करें तो फेफड़ों में पानी भरना, अगर फेफड़ों में पानी भरने की बात करें तो ये इन्फेक्टिव भी हो सकता है जिसके साथ में फीवर आना है, या नॉन इन्फेक्टिव जिसके साथ में फीवर नहीं आता है, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। जिनमें फीवर आता है या होता है उसमें चेस्ट पेन होता है, जब पेशेंट करवट लेता है, जिस तरफ पानी भरा हो तो सांस लेने में तकलीफ होती है, दूसरी तरफ करवट लेता है तो उसको सांस में तकलीफ कम होती है। पानी भरने का कारण टीबी, निमोनिया, सामान्य इन्फेक्टिव भी हो सकते हैं या नॉन इन्फेक्टिव भी हो सकते हैं, जिसमें कैंसर की वजह से पानी हो सकता है। वो जरूरी नहीं है कि वो फेफड़ों का ही हो, किसी अन्य हिस्से का भी कैंसर हो सकता है। अगर आपके लिवर में कोई सूजन है, कोई आंत में इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी फेफड़ों में पानी भर सकता है। किसी पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम है या लिवर फेलियर है, जिनकी किडनी फेल हो जाती है, लिवर फेल हो जाती है, या जिनका हार्ट फेलियर होता है, कार्डियक फेलियर जिसको हम कहते हैं, उसकी वजह से भी फेफड़ों में पानी भर सकता है, तो ये नॉन इन्फेक्टिव काज है। इस तरह से हमारे इन्फेक्टिव और नॉन इन्फेक्टिव कुछ कॉजेज हैं। तो इसमें पता कैसे करें कि ये लंग्स का इन्फेक्शन हो गया है? इसके लक्षण कुछ स्पेसिफिक ही है कि अगर पेशेंट को चेस्ट एरिया में हमारी प्रॉब्लम हो रही है, उसको सांस में तकलीफ हो रही है, उसको बुखार आ रहा है, या एक तरफ छाती में दर्द हो रहा है, या कहीं और तरह से तकलीफ हो रही है, तो अगर छाती में कोई भी चीज है, छाती में हमारे चेस्ट में अगर कोई भी तकलीफ है पेशेंट को, तो उसमें या तो उसको कार्डियक होगी, या तो हार्ट से संबंधित होगी, या फिर फेफड़े से संबंधित होगी। इन दोनों के अलावा कुछ जो हमारी मांसपेशियां हैं, कई बार कभी चोट लगने से, गिरने से, या किसी के हाथ से धक्का मुक्की होने से हो सकता है कि आपकी मांसपेशियों में सूजन आ जाए, तो ये भी एक आपके चेस्ट का सूजन का और इन्फेक्शन का कारण हो सकता है। अदर देन जो हमारी रिब्स हैं, हड्डियां हैं, उनमें भी कई बार सूजन आ जाती है, जिसको हम कॉन्ड्राइटिस कहते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको चेस्ट में और सांस में परेशानी होती है। तो सामान्यतः अगर लक्षणों की हम बात करें तो इन जनरल दोनों के, अगर किसी पेशेंट को सांस में लेने की तकलीफ हो रही है, छाती में दर्द हो रहा है, तो इस तरह के दो जो सामान्य लक्षण हैं, ये सबसे ज्यादा कॉमन है कि अगर आपको है तो इसकी एक संभावना होती है। एक और कारण होता है जिसको हम कहते हैं फेफड़े का फटना या न्यूमोथोरेक्स। उसमें एकदम से पेशेंट को ऐसा लगता है कि अगर फेफड़ों से हवा रिसके और फेफड़ा फट जाता है तो उसको एकदम से कई बार ऐसा महसूस होता है हार्ट अटैक आया है, क्योंकि वो हमारी फेफड़े को एकदम से दबा देती है हवा को। तो ये भी एक कारण होता है। उसको एक तरफ बहुत तेजी से दर्द होगा, तो ये भी एक लक्षण उसका हो सकता है। तो सर, जैसे फेफड़े में जो इन्फेक्शन है उसको पता करने के लिए क्या इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, कैसे पता करेंगे? हाँ अंजना जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है ये, कि जो फेफड़ों का इन्फेक्शन है सामान्यतया हम किस तरीके से उसको पता कर सकते हैं। जो भी हमारे सिम्टम आ रहे हैं, सबसे पहले तो जहां तक संभव हो किसी भी हमारे जो नियर बाई चेस्ट फिजिशियन है उनसे हम संपर्क करें, तो वो आपके लक्षणों के आधार पे कुछ आपको इन्वेस्टिगेशन प्रेस्क्राइब करते हैं और वो हम कराएं।
फिर भी रूटीनली, क्योंकि ये चेस्ट का है तो सबसे पहले एक छाती का एक्सरे, चेस्ट एक्सरे जिसको हम कहते हैं, जी। वो एक्सरे हमें कराना चाहिए, जिससे हमें काफी कुछ बीमारियों के बारे में अंदाजा लग जाता है। फिर हमें ये देखना है कि वो इन्फेक्टिव है या नॉन इन्फेक्टिव है। इसके लिए हम कुछ इन्वेस्टिगेशन जैसे कराते हैं, सीबीसी कराते हैं, कंप्लीट हीमोग्राम। अगर उसके साथ में ब्लड में कोई इन्फेक्शन है या बुखार है या कोई और तकलीफ है या अस्थमा है पेशेंट को, तो उसके इओसिनोफिल बड़े हो सकते हैं। कोई इन्फेक्शन है तो उसकी टीएलसी बड़ी हो सकती है। अगर पेशेंट को खून की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है, तो ऐसा महसूस हो सकता है कि उसको सांस में तकलीफ है, जबकि वो सांस की तकलीफ ना होकर खून की कमी की, एनीमिया की वजह से पेशेंट को सांस में तकलीफ है। तो सीबीसी से हम ये पता कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को प्लेटलेट कम है तो हम ये बता सकते हैं कोई मलेरिया, डेंगू या इस तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से उसमें सांस में तकलीफ हो रही है, फेफड़ों में इन्फेक्शन गया है। फिर एक दूसरा होता है एक सीआरपी हमने देखा है, अभी कोविड में भी हमने कई बार देखा है कि सीआरपी कराते हैं। सीआरपी एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, सूजन का मार्कर है, जिसमें कोई भी इन्फेक्शन हो तो उससे हम अगर उसकी मात्रा बढ़ी हुई है तो हम ये कह सकते हैं कि वो इन्फेक्शन हो सकता है। हम ईएसआर करा सकते हैं। और एक हमें जो सामान्यतः देखा है, क्योंकि आजकल डायबिटीज, बीपी और हार्ट और किडनी इस तरह की बीमारियां काफी कुछ बढ़ रही हैं, तो इनके लिए हमें पेशेंट का ब्लड शुगर चेक कराना चाहिए। अगर उसको लंबे समय से परेशानी है, सपोज कोई पेशेंट कहता है कि साहब मुझे 2 महीने से खांसी है या 2 महीने से बुखार आ रहा है, तो वो इसको क्रोनिक निमोनिया हो सकता है या लंबा इन्फेक्शन हो सकता है। और इसके लिए हमें ब्लड शुगर भी करेगी, पेशेंट डायबिटिक्स तो नहीं है, क्रेटिनिन कराना चाहिए, कहीं किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं है। एक ईसीजी हमें सामान्यतः करानी चाहिए, कुछ हार्ट से संबंधित दिक्कत तो नहीं है। और अदर देन इसके अगर हम बात देखें तो अस्थमा और सीओपीडी, इसके लिए होता है एक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पीएफटी या फिर स्पाइरोमेट्री जिसको कहते हैं, जिसमें एक मशीन में फूंक मार के उसकी फेफड़ों की ताकत का अंदाजा लगाया जाता है। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो फेफड़ों में आपको सांस की परेशानी है उसका लेवल क्या है, वो कितना सीवियर है। तो एक स्पाइरोमेट्री हम करा सकते हैं। और इसके बाद के कई सारे एडवांस हैं। अगर पेशेंट में अंदर का कोई इन्फेक्शन है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार डॉक्टर उसमें दूरबीन की जांच, जिसको हम ब्रोंकोस्कोपी कहते हैं, वो की जा सकती है। कुछ और अन्य एडवांस इन्वेस्टिगेशन है जिनको हम डीएलसीओ कहते हैं, इस तरह की इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। फेनो है, ये की जा सकती है। और अगर ऐसा लगता है कि कहीं आपको और ज्यादा एलेबोरेट करना है, जो फाइंडिंग आपको एक्सरे में महसूस नहीं हो रही है, तो हम चेस्ट का सीटी स्कैन कराते हैं। तो इस तरह से कुछ सामान्य जो इन्वेस्टिगेशन है वो हम चेस्ट के इन्फेक्शन और चेस्ट में कोई भी चीज हो तो उसको पता करने के लिए हम यूजुअली कराते हैं। जी। तो इसके उपचार के लिए, ट्रीटमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा सर? उपचार जो है हमारा ये निर्भर करता है कि पेशेंट को क्या बीमारी है। जी। सबसे पहले तो हमने, जब हमारे पास पेशेंट आया तो हमने ये देखा कि उसके लक्षण क्या है, क्या लक्षण लेके हमारे पास पेशेंट आया है। उसके आधार पे हमने पेशेंट को कुछ इन्वेस्टिगेशन एडवाइस की। अब उन इन्वेस्टिगेशन और पेशेंट के जो लक्षण हैं उनके आधार पे डॉक्टर हम ये तय करते हैं कि ये इस बीमारी की संभावना हो सकती है। इस पेशेंट को जो भी बीमारी की संभावना है ये किस वजह से, इसका मूल कारण क्या है, उस मूल कारण के अनुसार उनका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर पेशेंट को निमोनिया है तो हम निमोनिया में जो एंटीबायोटिक देते हैं और बुखार की दवाइयां देते हैं, कुछ कफ सिरप देते हैं, तो ये हम निमोनिया का ट्रीटमेंट देते हैं। अगर पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है तो हम ट्यूबरकुलोसिस का इलाज करते हैं, जिसमें 4 तरह की दवाइयां दी जाती हैं। HERZ, जो कि हमारी भारत सरकार द्वारा निःशुल्क भी प्रदान की जा रही है, जिसको हम कहते हैं कि निक्षय के द्वारा, निक्षय टीबी योजना के द्वारा, ये सरकार के द्वारा भी दी जा सकती हैं और जो प्राइवेट अस्पताल है वहां भी दी जा रही हैं, जिसके लिए सरकार 500 रुपए हर महीने हर पेशेंट को 6 महीने तक देती है, चाहे वो अपना प्राइवेट में इलाज कराए चाहे वो सरकारी में। अगर पेशेंट प्राइवेट में इलाज कराना चाहता है तो भी उसको, कि वो अपना जो इलाज का खर्चा उठा सके, उसके लिए 500 रुपए हर महीने सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। तो इस तरीके से टीबी के लिए दवाइयां हो गई, निमोनिया के लिए दवाइयां हो गई। जो वायरल इन्फेक्शन है, जैसे हमने कोविड में भी देखा, हमारी जो दवाएं हैं, एंटी फ्लू है, रेमडेसिविर है और मोलनुपीरेविर है, इस तरह की दवाइयां हो गई। स्वाइन फ्लू की हम बात करें तो इसमें हमने ओसाल्टामिविर, टेमीफ्लू,
इस तरह की हमने दवाइयां दी है। अगर पेशेंट को और किसी फेफड़ों में पानी है तो फेफड़ों में पानी का जो कारण है उसके अनुसार वो कैंसर की वजह से भरा है, वो किडनी फेलियर की वजह से भरा है, या वो डायबिटीज की वजह से भरा है, या हार्ट फेलियर की वजह से है। तो पानी भरने का जो मूल कारण है, हमें मूल कारण को ट्रीट करना होगा, तो वो समस्या स्वतः समाप्त होने लगती है इस तरह से। और अगर हम जब बात करें अस्थमा और सीओपीडी, अस्थमा और सीओपीडी की हम बात करें तो जो सबसे ज्यादा उपयोग में और जिनके सबसे ज्यादा कम दुष्प्रभाव होते हैं वो हम लेते हैं इनहेलर्स। सांस के जो मरीज होते हैं उनके लिए इनहेलर बहुत ज्यादा अच्छे फायदेमंद होते हैं, उनके सबसे कम दुष्प्रभाव होते हैं। और सामान्यतः अगर सामान्य भाषा में हम कहें तो ये आम पब्लिक ऐसा मानती है कि सर इनहेलर एक बार लेने लग जाए तो उसकी आदत पड़ जाए, ऐसा अक्सर मानते हैं। जब भी हम पेशेंट को दवा लिखते हैं या इनहेलर लिखते हैं कि सर इनहेलर तो सांस के पंप तो आप रहने दीजिए, बाकी दवाइयां लिख दीजिए, इसकी तो फिर आदत पड़ जाएगी। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि इनकी एक तो मात्रा कम होती है और हमारे फेफड़ों में परेशानी है, तो इस दवा को अगर हम सीधे लेते हैं तो ये हमारे फेफड़ों में असर कर रही है और हमें जल्दी निदान मिलता है। तो इनहेलर फेफड़ों के मरीज के लिए, जो सांस के मरीज है उनके लिए काफी फायदेमंद है और उनका उचित तरीके से उपयोग करना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को कैंसर है तो हमको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी कैंसर स्पेशलिस्ट की मदद से दी जा सकती है। अगर किसी फेफड़े का, जैसे मैंने बताया कि आपको फेफड़ा फट जाता है जिसको हम न्यूमोथोरेक्स कहते हैं, अगर न्यूमोथोरेक्स होता है तो न्यूमोथोरेक्स में हमें एक छोटा सा, जिसको हम ड्रेन कहते हैं, चेस्ट ट्यूब ड्रेन कहते हैं, वो डाला जाता है, जिसकी वजह से वहां से हवा पास होके और वो फेफड़ा जो है अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है। इस तरह से कुछ हम सामान्य रूप में देखें तो ये उपचार के कुछ कुछ मुख्य बिंदु हैं। और इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिकली जो बीमारी निकलती है तो उसका उपचार नहीं किया जाता है। अगर कोई बहुत ज्यादा सीवियर मरीज है, कोई बहुत ज्यादा सिक मरीज है जिसका ऑक्सीजन लेवल कम है या परसिस्टेंटली बुखार आ रहा है या और कोई परेशानी हो रही है, तो ऐसे मरीजों को भर्ती की आवश्यकता पड़ सकती है। उसकी बीमारी की गंभीरता के अनुसार उनको वार्ड में भी भर्ती करके किया जा सकता है, या फिर हो सकता है कि उनको आईसीयू में भर्ती की जरूरत हो और वेंटिलेटर की भी आवश्यकता हो सकती है। तो ये निर्भर करता है कि हमारा पेशेंट बीमारी की किस अवस्था में है। इस तरीके से उपचार निर्धारित किया जाता है। जी। तो इसमें सर बचाव के लिए कुछ हम कर सकते हैं कि हाँ, ये लंग्स में इन्फेक्शन हो ही ना? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बचाव के लिए सबसे पहले तो हमें जो ध्यान रखना होगा वो है हमारा सारा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। सबसे मुख्य बिंदु की हम बात करें तो हम बात करें इसमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। अभी की जो हमारी जिंदगी है, सुबह उठना, चाय पीना, अखबार पढ़ना, ऑफिस जाना, काम पे जाना, शाम को वापस आना, थोड़ी देर खेलना, कुछ देर टीवी देखना, खाना खाना और सो जाना, ये सामान्य रूप से अधिकतर लोगों की दिनचर्या का हिस्सा है। पर सभी व्यक्तियों के पास में दिन में 24 घंटे होते हैं, समय हमें इसी में से निकालना है। और इस तरह की अगर देखें हम तो हमें इसी में से अपना समय निकालना होता है। हम सुबह उठ के कुछ व्यायाम करें, 10 से 15 मिनट हमारे शरीर के व्यायाम के लिए हम निकालें, जिससे कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। जो हमारा खान पान है, किसी तरह के व्यसन है तो उन्हें छोड़ें। शराब हुआ, सिगरेट बीड़ी हुआ या अन्य किसी तरह का है तो उनका सेवन बंद करते हैं। ये हमारे इम्यूनिटी को कम से कम करते हैं। जो धूल वाले स्थान है उनसे, जो अस्थमा के, सांस के मरीज हैं, वो बचाव करें। जो भी बाग बगीचे हैं वहां उस स्थान से थोड़ा सा दूर रहें। अगर वहां जाना ही हो या टहलने भी अपन कहीं जाएं तो ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा अर्ली या लेट रात को नहीं जाएं, जिससे थोड़ा सा धूप की रोशनी निकलने पे ही जाएं, जिससे आपको एकदम से ठंड का नहीं हो। इसके अलावा जो हमारा खान पान में भी हम ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा जो जंक फूड्स है, जंक फूड्स भी हमारे शरीर की इम्यूनिटी को डाउन करते हैं। उनमें हमें बहुत ज्यादा पौष्टिक तत्व नहीं मिलते हैं। तो हमारे खान पीन का हम ध्यान रखें और जो भी हम चीज खा रहे हैं वो थोड़ा सा बदल के खाएं। जैसे आप गेहूं की रोटी खाते हैं तो कभी बाजरे की, कभी मक्के की, तो इस तरह के हर चीज का आपको पोषण मिलेगा। दाल चावल अपने आप में एक बहुत अच्छा स्रोत है। दाल चावल से हमें शर्करा, प्रोटीन, वसा, ये सारी चीजें मिलती हैं। तो ये पूरा
पूरा संतुलित आहार जिसको हम कह सकते हैं। जो लोग हमारे नॉन वेजिटेरियन हैं या मांस खाना पसंद करते हैं तो वो लोग भी ले सकते हैं। एग प्रोटीन उसका एक बहुत अच्छा सोर्स है, वो हमें लेना चाहिए। और जो कुछ भी है उसमें लिमिटेड रूप से हम लोग जो भी आपका मांसाहार है वो प्रेफर करें, पर उसमें बहुत ज्यादा तला भुना नहीं हो, इस तरीके का, ठीक है ना। और इसके अलावा जो खान में हमें ध्यान रखना है, नट्स हैं, हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, उनका सेवन करें। और कुछ इस तरीके से दूध, कई लोग कहते हैं कि साहब दूध पीने से खांसी बढ़ जाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कई लोगों को सूट नहीं करता तो ऐसा हो सकता है, पर सामान्यतः ऐसा नहीं है कि दूध पीने की वजह से खांसी हो जाती है। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है तो पहले एक बार उसका थोड़ा सा मलाई और चिकनाई वाला हिस्सा निकाल के उसमें आप कुछ अदरक वगैरह ऐसा डाल के उसको सूदिंग कर सकते हैं, वो उससे हमें वो फायदेमंद होगा। तो ये हम इन चीजों का बचाव इस चीज से ध्यान रखें। और अभी जो कोविड ईरा चल रहा है, जिनको थोड़ा भी परेशानी रहती है, मास्क अवश्य रूप से लगाएं और अपने 2 गज की दूरी मेंटेन करके रखें। ये कुछ चीजों का हम ध्यान रखें। जो लोग घरों में या दुकान में या अपने ऑफिस में एसी का उपयोग करते हैं, वो विशेष रूप से अपने ध्यान रखें कि वो एग्जॉस्ट लगाए हैं। हाँ, एक बात और मैं आपको कहना भूल गया, कई सारे पेशेंट जो हमारे एलर्जिक होते हैं, जिनको एलर्जी होती है, जुकाम रहती है, हमेशा नजला बना रहता है, ऐसे पेशेंट्स को विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि जो भी हमारे परागकण हैं, ये सब हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, इनसे अपना बचाव रखें। तो ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखने की, जो एलर्जी है उसके लिए एलर्जी टेस्ट करा के और उसकी इम्यूनोथेरेपी द्वारा भी इलाज उसका संभव है। तो इस तरीके से जो बचाव है, बचाव के कुछ मैंने आपको बताए हैं, ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है लंग्स इन्फेक्शन के लिए। तो मैं सर का शुक्रिया अदा करती हूँ एक बार पुनः। थैंक यू सो मच सर। आपको व्यंजना जी थैंक यू। जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं नेक्स्ट टॉपिक आपको किस चीज के लिए चाहिए। और स्क्रीन पे मैं सर के नंबर भी दे रही हूँ, उस पर आप सर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपनी क्वेरी अगर आपकी कुछ भी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।